Actually, if you ask me frankly, I like to make serious films. I don't like to make comedy films. I'm forced to make comedy. I think I have run out of my ideas. I have finished. सर आपने वो क्यों नहीं किया सर सेकंड और थर्ड? बेटा मुझे निकाल दिया था। भूल भुलैया 1 एक आइकॉनिक फिल्म है और ये बात हर किसी को पता है। राइट फ्रॉम द राइटिंग, डायरेक्शन एंड द परफॉर्मेंसेस बाय द कास्ट ऑफ भूल भुलैया, इस फिल्म का ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट मेमोरेबल है। इनफैक्ट भूल भुलैया 1 के नॉस्टैल्जिया फैक्टर का जो पुल है ऑडियंसेस में, वो इतना जबरदस्त है कि कार्तिक आर्यन और टी सीरीज की भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 की कहानी का भूल भुलैया 1 की कहानी से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ उन्होंने नाम बोरो किया एंड कैपिटलाइज्ड मैसिवली ऑन दिस नॉस्टैल्जिया। और अब एग्जैक्टली यही चीज दैट इज कैपिटलाइजिंग ऑन भूल भुलैया 1's नॉस्टैल्जिया फैक्टर कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं अक्षय कुमार विद भूत बंगला। नाउ भूत बंगला एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाने का एक ऑनेस्ट एंडेवर नहीं है, ये है अक्षय कुमार का एक एक्सट्रीमली डेस्परेट अटेम्प्ट टू मेक अ कमबैक जो उनका अभी से नहीं पिछली कुछ फिल्मों से चल रहा है। फॉर एग्जांपल हाउसफुल 5 जो अभी हाल ही में आई थी, वो बनी थी एट अ स्टैगरिंग बजट ऑफ 250 करोड़ रुपए और ये फिल्म आज तक बॉलीवुड की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म है। लेकिन फिल्म ने कमाया कितना? इंडिया नेट 185 करोड़ एंड ओवरसीज 70 करोड़ व्हिच कम्स टू अ टोटल ऑफ 255 करोड़ ओनली। पांचवा पार्ट था ये हाउसफुल का एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस फिल्म की एक लंबी चौड़ी लेगेसी है और फिर भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने बजट के करीब तक नहीं आ पाई इन कलेक्शन नंबर्स। ओवरसीज कलेक्शंस का पैसा जुड़ा तो जाके ब्रेक इवन हुआ। अब यहां सोचने वाली बात ये बनती है कि भैया 250 करोड़ रुपए की फिल्म बना दी, पांचवा पार्ट है, अच्छी खासी लेगेसी है, इस फ्रेंचाइज को हर कोई जानता है, फिर भी ये फिल्म चली क्यों नहीं? और इसका रीजन ये है क्योंकि हाउसफुल 5 के साथ भी अक्षय कुमार एक अच्छी कॉमेडी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, वो बैंक करना चाहते थे ऑन हाउसफुल्स नॉस्टैल्जिया। और एग्जैक्टली यही चीज, यही इंटेंशन बैकफायर कर गई। इसी सेम चीज का एक और एग्जांपल है जॉली एलएलबी 3। इस फिल्म में भी नॉस्टैल्जिया को पीक कराने के लिए अरशद वारसी तक को लेके आया गया और उम्मीद ये थी कि इस फ्रेंचाइज की भी अच्छी खासी लेगेसी है। जॉली एलएलबी 1 हिट थी, 2 भी हिट थी, तो 3 भी चल जाएगी नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे होता क्या है? 120 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म रो पीट के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शंस में कमा पाती है मात्र 117 करोड़ रुपए। अगेन स्ट्रगलिंग टू इवन ब्रेक इवन। एंड नाउ इन द ईयर 2026 विद भूत बंगला, अक्षय कुमार का यही एक और नॉस्टैल्जिया बेटिंग वाला डेस्परेट अटेम्प्ट अक्षय कुमार को एक कदम अपने कमबैक की तरफ नहीं बल्कि मोस्ट पोटेंशियली 10 कदम अपनी इररिलेवेंस की तरफ ले जा सकता है। और वो कैसे और क्यों? क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है एंड जस्ट लाइक दैट नॉस्टैल्जिया को भी एक हद तक ही, एक लिमिट तक ही मिल्क करा जा सकता है। भूल भुलैया 1 आई थी साल 2007 यानी कि आज से लगभग 19 से 20 साल पहले। तब वक्त कुछ और था और फिल्म की कास्ट यंग थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रियदर्शन एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हैड नीरज वोरा साहब एज द राइटर ऑफ ईदर द स्क्रीन प्ले और द डायलॉग्स ऑफ हिज फिल्म्स। भूल भुलैया में अक्षय कुमार को दिए गए एक एक डायलॉग ने अक्षय कुमार की उस टाइम की कॉमेडिक स्पॉन्टेनिटी को बड़ी ही जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया था। नाउ डिबेट इट ऑल यू मस्ट, लेकिन नीरज वोरा की राइटिंग की जो एब्सेंस है वो आज तक प्रियदर्शन की फिल्मों में दिखती है। और भूत बंगला की ओवरऑल राइटिंग नीरज वोरा की करी गई भूल भुलैया 1 की राइटिंग को रेप्लिकेट करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, चुप चुप के, भागम भाग और भूल भुलैया, ये वो सारी फिल्में हैं जहां डायरेक्टर की सीट में प्रियदर्शन साहब थे और फिल्म के राइटर या फिर डायलॉग राइटर के सीट में थे द लेट नीरज वोरा। इफ प्रियदर्शन's direction was the ship, then नीरज वोरा's writing and dialogues were the anchor। हेरा फेरी 1989 की मलयालम सुपरहिट कॉमेडी फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक था और उस फिल्म की कहानी को, उस फिल्म के स्क्रीन प्ले को प्रियदर्शन साहब के लिए हिंदी में किसने अडैप्ट किया था? नीरज वोरा ने। अब रीमेक्स तो मल्टीपल जॉनर्स में बनती हैं, लेकिन स्पेशली एंड पर्टिकुलरली कॉमेडी रीमेक जो फिल्में होती हैं उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है कि ओरिजिनल लैंग्वेज में, जो फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज थी उसमें जो ह्यूमर क्रिएट हुआ था, उसी ह्यूमर की फीलिंग को नई लैंग्वेज में जिसमें वो अब शूट हो रही है उसमें रिक्रिएट करना। अब एक रीमेक फिल्म में ओरिजिनल फिल्म जैसा एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस एक बारी को रिक्रिएट कर सकते हो, लेकिन ह्यूमर और कॉमेडी में ओरिजिनल से लेकर रीमेक तक का जो सफर होता है स्क्रीन प्ले अडैप्टेशन का, वो बीच में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल हो जाता है। और एग्जैक्टली इसी चीज के एक्सपर्ट थे नीरज वोरा। गरम मसाला प्रियदर्शन साहब की 1985 की फिल्म बॉइंग बॉइंग मलयालम फिल्म थी, उसका रीमेक था। फिल्म के राइटर थे नीरज वोरा। भागम भाग फिल्म की कहानी किसी भी फिल्म की डायरेक्ट अडैप्टेशन नहीं थी, वो फिल्म किसी भी फिल्म की डायरेक्ट रीमेक नहीं थी, लेकिन भागम भाग की जो कहानी थी उसके कुछ सब प्लॉट्स बहुत ही हेवीली इंस्पायर्ड थे बाय अ मलयालम फिल्म जिसका नाम था मन्नर मथाई स्पीकिंग और भागम भाग के राइटर थे, जैसे हम सबको पता है, नीरज वोरा। प्रियदर्शन ने अपने एक बहुत ही रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं जो भी इंग्लिश या हिंदी में लिखता था, नीरज वोरा उसी चीज को फाइन ट्यून कर देते थे, उसी के ऊपर बिल्ड अपॉन कर देते थे विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। Neeraj could understand that how to adapt those lines without losing the essence of it. पंचेस, बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन में से ह्यूमर निकालना और साथ ही बड़े ही जबरदस्त तरीके से स्टेज करना सिचुएशनल कॉमेडीज को, ये राइटिंग का यूएसपी था नीरज वोरा की। तो ये सारी चीजें जो बाद में आई हैं, ये बाल की दुकान, जल ठंडा निकाल, तो बाल की दुकान, बिना टेरेस की बिल्डिंग,
फोड़ों के एटम बॉम्ब, ये सब नीरज की देन है। एंड इवन टुडे अगर आप देखेंगे प्रियदर्शन साहब की जो कॉमेडी फिल्म बनाने की डायरेक्शन का स्टाइल है वो हेवीली रिलाई करता है सिचुएशनल कॉमेडी में। So I always try to make sure that there is lot of movements in the film. Because then only the slapstick works in film cinema and situations work in film. Because I never believe in dialogue comedies. I always believe in situational comedies. तो प्रियदर्शन और नीरज वोरा का जो डायरेक्टर और डायलॉग राइटर का डुओ था दैट कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। अगर प्रियदर्शन बीइंग द डायरेक्टर एक सिचुएशनल कॉमेडी का सीन स्टेज करते थे तो नीरज वोरा की राइटिंग उनके डायलॉग्स उस सीन के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर हिलेरियस अनफॉरगेटेबल जोक्स डालते थे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू साल 2026। अक्षय कुमार एब्सोल्युटली रिफ्यूजेस टू मूव ऑन एंड साथ ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि उनकी पुरानी कॉमेडी फिल्मों में प्रियदर्शन साहब ने जो एज अ डायरेक्टर मैजिक क्रिएट किया था उस मैजिक का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था नीरज वोरा की राइटिंग, जो ऑफ कोर्स जितने भी डेस्परेट अटेम्प्ट कर लो अब रेप्लिकेट नहीं करी जा सकती बिकॉज इट वेंट अवे विद द मैन हिमसेल्फ। भूत बंगला कहने को तो एक कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म है और उसका कुछ लेना देना नहीं है भूल भुलैया से, बट हु आर दे ट्राइंग टू लाइट? फिल्म की लोकेशन, फिल्म के सेट्स, द शॉट्स एंड इवन द कास्ट मेंबर्स की डायलॉग डिलीवरी आपको इंस्टेंटली एक ही चुटकी में भूल भुलैया 1 की कास्ट की याद दिला देगी। भूत बंगला के लिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ यूनिक, अ डिफरेंट, अ वेरी फ्रेश स्टोरी, दे डिसाइडेड टू मैसिवली capitalize and shamelessly bank on the jokes from older Akshay Kumar and Priyadarshan films. भूत बंगला में ओरिजिनली रिटन जोक्स, ओरिजिनली ड्रिवन ह्यूमर है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है ऑलमोस्ट। फिल्म आपको हंसाने की कोशिश करती है, नॉस्टैल्जिया का जाल बुन के और रिकॉल देती है पुराने जोक्स का। फॉर एग्जांपल भागम भाग में से बहन डर गई राजपाल यादव का डायलॉग कि क्या मैं मंदिर का घंटा हूं कोई भी आके बजा जाता है। भागम भाग में एक बहुत ही फेमस और हिलेरियस डायलॉग था जो उस टाइम बहुत हिलेरियस लगा था और ये डायलॉग कुछ ऐसा था कि अक्षय कुमार कहते हैं क्या तूने जापान देखा है? नहीं देखा तो क्या जापान नहीं है? एग्जैक्टली यही डायलॉग अक्षय कुमार भूत बंगला में मारते हैं बट जापान की जगह दुबई कर दिया। पूरी की पूरी फिल्म में ह्यूमर निकालने के लिए राजपाल यादव के कैरेक्टर को पंचिंग बैग बना रखा है। इनफैक्ट भूत बंगला में जो शेड्स दिए गए हैं राजपाल यादव के कैरेक्टर को वो भी कहीं और से उठाए हुए हैं। राजपाल यादव का खट्टा मीठा वाला कैरेक्टर याद है, वहां पे वो एक लेच होता है, लड़कियां छेड़ता है कंस्ट्रक्शन साइट में। अब भूत बंगला में राजपाल यादव का कैरेक्टर एग्जैक्टली एक लड़की छेड़ का नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार के दिमाग में एक इमेज होती है उसके कैरेक्टर की और वो एग्जैक्टली यही होती है कि ये साला औरतों को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उनको तंग करता है, इसको निकालो, इनको औरतों के सामने नहीं रख सकते। और सिर्फ इसी बेसिस पे राजपाल यादव के कैरेक्टर से ह्यूमर निकालने, ह्यूमर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई है भूत बंगला की राइटिंग में। खट्टा मीठा में ऐसा नहीं था, राजपाल यादव का कैरेक्टर और भी चीजें करता था जिससे कॉमेडी डिराइव करी जा सकती थी एंड लेच वाज जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज होल कैरेक्टर। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पे क्या चलता है, पुराने खट्टा मीठा के मीम्स में वही वाली बैक एंड फोर्थ जहां पे अक्षय कुमार उसको लड़की छेड़ने के लिए थप्पड़ मार रहा है तो उठा के वही पूरा का पूरा क्रिएट कर दो, हो गया काम। और इस सब के बीच में इस पूरी की पूरी राइटिंग को कैरी कौन कर रहा है? वही अक्षय कुमार की टिपिकल 20 साल पुरानी कॉमेडी जो आज से 20 साल पहले बहुत हिलेरियस थी, इतनी हिलेरियस थी कि आज के टाइम पे उसको आइकॉनिक बोला जाता है, लेकिन आज के टाइम पे वही देखने में सर में दर्द हो जाता है। ये कोर है भूत बंगला की राइटिंग का। स्त्री ने हॉरर कॉमेडी साल 2018 में एक दुल्हन चोरी हो जाए, दुल्हन के साथ कुछ हो जाए हॉरर कॉमेडी में, वो एक चीज बना दी और उसके बाद से लेके अब तक बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्मों ने इसी वाले ट्रोप को, दुल्हन वाले ट्रोप को अपनी बेबे बना लिया। और भूत बंगला की कहानी में भी वही होता है, दुल्हन चोरी। फिल्म की कहानी में अक्षय कुमार के जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं वो अक्षय कुमार से 10 साल छोटे हैं और फिल्म में अक्षय कुमार उनसे उम्र में छोटे नहीं लग रहे, बल्कि छोटे आदमी को मेकअप लगा के, विग लगा के बूढ़ा बनाया गया है, एल्डर बनाया गया है सो दैट अक्षय कुमार लुक्स यंगर। बाप बेटे नहीं, भाई लगते हैं दोनों। फिल्म हेरा फेरी में रिमी सेन और भागम भाग में लारा दत्ता याद होगी आपको। उस टाइम भी अक्षय और इन हीरोइंस में 10 से 14 साल का फर्क था, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि अक्षय कुमार इसके बाप की उम्र के। और अब भूत बंगला में वामिका गब्बी से 27 साल बड़े हैं अक्षय कुमार और आपको दिखेगा ये स्क्रीन पे कि ये इसके बाप की उम्र का है। अक्षय कुमार बहुत फिट रहते हैं, बहुत ही रेजिमेंटेड लाइफ फॉलो करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ये जो स्क्रीन पे अपने आप को छोटा दिखाना, अपने आप को एक्सट्रीमली डी एज करा के 10 फिल्टर लगवा लेना और अपने से छोटे लोगों के साथ रोमांस करना या फिर उनको बाप के रोल में कास्ट कर लेना, ये बस एक ऑब्सेशन है टुवर्ड्स यूथ। पुरानी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन साहब की फिल्मों में एक और चीज स्टेपल थी जो आपने नोटिस करी हो, और वो थे स्पेसिफिकली अक्षय कुमार के कैरेक्टर के एस्थेटिक्स। मैक्सिमम फिल्मों में अक्षय कुमार के जो कैरेक्टर थे वो बहुत ही बाल बिखरे हुए थे, पसीने आ रहे हैं, गंदा सा लग रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है इंसान, किसी चीज के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है तो दुखी वो चेहरा दिखता था, रफनेस दिखती थी। फॉर एग्जांपल ये है हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी का राजू, ये है भागम भाग का बंटी, ये है दे दनादन का नितिन, और ये है गरम मसाला का मैक, और ये खट्टा मीठा का नितिन तिचकुले। इन सारे कैरेक्टर्स में विजुअली एक चीज कॉमन है और वो ये है कि ये बहुत ही रफ दिख रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक फील है इनकी। और ये है स्क्रीनशॉट भूत बंगला में से अक्षय कुमार के चेहरे का। पूरी फिल्म में इनक्रेडिबली डी-एज्ड एंड
इनक्रेडिबली स्मूथन फेस है इनका। और ऐसा क्यों है, इसका भी एक बहुत वियर्ड रीजन हो सकता है, और वो ये कि अक्षय कुमार की सारी आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में जो प्रियदर्शन के साथ उनकी आई थी मिड 2000s में, उन फिल्मों के दौरान अक्षय कुमार की एज थी मिड 30s से लेकर अर्ली 40s में। अब साल 2026 में आप एक बारी को कॉमेडी के नाम पे वैसे ही पुराने जैसे डायलॉग्स लिखवा लोगे, और सिंस आपने ही वो डायलॉग्स आज से 20-25 साल पहले बोले थे, पुरानी फुटेज को देख के प्रैक्टिस करके रिहर्सल करके आप एक बारी को वैसे उन डायलॉग्स को डिलीवर भी कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि भैया डायलॉग तो वैसे ही दे रहे हो आप, ह्यूमर भी वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिख तो वैसे नहीं सकते ना जैसे आप 20-25 साल पहले दिखते थे। अब 60 साल का अक्षय कुमार 34-35 साल के अक्षय कुमार को कॉपी करने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन 60 साल का अक्षय कुमार चाहे कितना भी फिट हो, वो 34-35 साल वाला अक्षय कुमार विजुअली नहीं लग सकता। और भूत बंगला की कहानी में अक्षय कुमार जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की ही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस फिल्म की हीरोइन वामिका गब्बी है जो उनसे 27 साल छोटी है। तो अक्षय कुमार को अपने आप को स्क्रीन पे जवान दिखाने का ऑब्सेशन तो पिछले 5-10 साल से चल ही रहा है, लेकिन भूत बंगला में इनको अपने आप को 34-35 साल का कैरेक्टर प्ले करने के रीजंस भी मिल गए। एंड हेंस हिज एक्सट्रीमली स्मूथन्ड आउट एंड डी-एज्ड फेस इन भूत बंगला। आज से 20 साल पहले अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में जो कॉमेडी करते थे वो इंस्टेंटली क्लिक करती थी, आपको छूटते ही हंसी आती। आज वही कॉमेडी करते अक्षय कुमार सर में दर्द कर देते हैं। भूल भुलैया क्या, आप कोई भी अक्षय कुमार प्रियदर्शन की पुरानी फिल्म उठा के देख लो, आपको इंस्टेंटली आज भी हंसी आएगी। फ्लॉलेस और ऑर्गेनिक थी वो कॉमेडी, ऐसे लगता नहीं था कि भैया वो कैमरे के आगे खड़े हैं ये सोचकर कि हाँ मुझे वो पुराने वाले कुछ चीज करना है, मुझे वो वाला ह्यूमर रिक्रिएट करना है। और भूत बंगला में अक्षय कुमार साहब का नियरली हर जोक, अक्षय कुमार की हर हरकत फोर्स्ड है और अपने आप को ही कॉपी करने वाली लगती है। फिल्म में हर गैग और लाफ अच्छी राइटिंग के थ्रू नहीं डिराइव करा जा रहा है, बल्कि नॉस्टैल्जिया, रिकॉल के एक हुक के थ्रू जनरेट करने की कोशिश करी गई। अपनी ही पुरानी कॉमेडी फिल्म्स के जो आजकल सोशल मीडिया पे मीम्स चलते हैं उनको रिक्रिएट करके लाफ्स को फेच करने की कोशिश करी जा रही है। प्रियदर्शन साहब की फिजिकल सिचुएशन कॉमेडी का टच है भूत बंगला में, बट द एक्सट्रीम लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इन द जोक्स जो 20 साल पहले भूल भुलैया में थे, दैट हर्ट्स। भूल भुलैया का हर किरदार आइकॉनिक है। भूत बंगला का एक भी कैरेक्टर आपको फिल्म देखने के एक हफ्ते के बाद याद भी नहीं रहेगा। फिल्म का डायरेक्टर फिल्म रिलीज से पहले यह कह रहा है कि मैं ऐसी फिल्में और नहीं बनाना चाहता, जो चीज मैंने पहले कर ली मैं उसको आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता, मेरे से जबरदस्ती करी जा रही है ये फिल्म बनाने के लिए। If you ask me frankly, I like to make serious films. I don't like to make comedy films. I'm forced to make comedy. I think I have run out of my ideas. I have finished. और जब शिप के कैप्टन का ही ये कहना हो तो क्या होगा बाकी के क्रू का, ये आपने फिल्म में देख ही लिया है। रन ऑफ द मिल कैश ग्रैब फिल्म बना दी है, कितना कैश ये ग्रैब कर पाएगी ये भी अभी डाउटफुल है। वेरी सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली अक्षय कुमार अपने करियर में एक इस स्टेज पे आ चुके हैं जहां पर भूत बंगला जैसी फिल्म बनाने के पीछे उनका जो लॉजिक है वो पीक बूमर लॉजिक है। अक्षय सोशल मीडिया पे खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं और साथ ही इनकी टीम ने इनको बताया होगा कि सर आपकी पुरानी 20-25 साल पुरानी जो आपकी प्रियदर्शन साहब के साथ फिल्में थी उनके कॉमेडी मीम्स आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, आपके ये फला फला डायलॉग्स जनजी में वायरल है, लोग हंस हंस के पागल हो रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं उन चीजों। एंड आई एम वेरी सीरियस व्हाइल सेइंग दिस, आई एम नॉट किडिंग विद यू। यही एक नॉस्टैल्जिया बेटिंग मोटिवेशन मुझे समझ आती है अक्षय कुमार की इस फिल्म को बनाने के पीछे, और कुछ नहीं। और ये सब सुन के अक्षय कुमार को लगा कि यार ये तो है कि मेरा पुराना चल तो रहा है, तो चलो वो पुरानी चीज ही दोबारा से करनी शुरू कर देते हैं। अक्षय कुमार चाहते तो ये फिल्म बिल्कुल अलग बन सकती थी, भूत बंगला का टाइटल होता, थोड़ा बहुत इधर उधर से पुरानी फिल्मों में से जोक ले लेते, इट नेवर हर्ट्स, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी फ्रेश हो सकती थी, कॉमेडी फ्रेश हो सकती थी अगर कोई यंग डायरेक्टर होता। लेकिन ही वांटेड प्रियदर्शन, व्हाई? बिकॉज नॉस्टैल्जिया बेट करना है, कहानी पे नहीं बेचना फिल्म को बेचना है नाम पे प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के डुओ के। अब कहने का तो प्रियदर्शन साहब ये फिल्म नहीं करना चाहते थे जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा और मैंने आपको वो क्लिप दिखाई, तो फिर क्या रीजन हो सकता है कि उन्होंने ये फिल्म को साइन किया? पहला और बहुत ऑब्वियस रीजन ये हो सकता है कि प्रियदर्शन साहब और अक्षय कुमार का जो रिलेशन है वो नियरली 3 डेकेड पुराना है, और दूसरा ये कि प्रियदर्शन साहब की जो लास्ट बॉलीवुड फिल्म थी वो साल 2021 में आई थी, उसका नाम था हंगामा 2, और वो बिल्कुल ही चप्पल छाप फिल्म थी, पूरी तरह पिटी। तो शायद प्रियदर्शन साहब ने ये सोचा कि चलो एक दूसरी इनिंग का टाइम मिल रहा है, अक्षय कुमार है, पुरानी की पुरानी फिल्म है, नॉस्टैल्जिया बेट भी कर ही रहे हैं, तो ऑर्गेनिकली कहीं ना कहीं से ऑडियंस तो इकट्ठी हो ही जाएगी। देख मोर और लेस आपको इस फिल्म की कास्ट में जितने भी पुराने वाले कास्ट मेंबर, भूल भुलैया के कास्ट मेंबर दिख रहे हैं ना, वो उन्होंने साइन ये फिल्म इसलिए करी है बिकॉज कहीं ना कहीं अक्षय कुमार परसुएडेड देम टू डू दिस, जस्ट लाइक ही परसुएडेड परेश रावल फॉर इयर्स टू रिटर्न इन हेरा फेरी 3 एज बाबू राव। हेरा फेरी 3 आ रही है, किसी का एग्जिट हो रहा है, किसी की एंट्री हो रही है, बाबू राव जा रहा है, बाबू राव आ रहा है, कितना फियास्को चला पिछले 1 साल ये हर किसी को पता है, और इसके बाद भागम भाग 2 भी अनाउंस हो चुकी है। अब आज मैं ये बात बोल दे रहा हूं, अगले 5 से 6 सालों में स्ट्रीक दिखेगी अक्षय कुमार की पुरानी कॉमेडी फिल्मों की, जिनके राइट से खुद खरीदेंगे, अपने ही मनचाही कास्ट को पुरानी वाली लेके आएंगे और एक्सट्रीमली कैट फिशिंग करेंगे नॉस्टैल्जिया के नाम पर। ये अच्छी फिल्में बनाने का मोटिव नहीं है, ये एक जिद है कि मैं पुरानी फिल्म
फिल्मों को एक कैश ग्रैब बना के अपना कमबैक कहीं ना कहीं तो कर ही लूंगा, ये वो मोटिव है। मैंने पिछले साल अपनी अक्षय कुमार का लॉस का बॉस वाली इस वाली वीडियो में बताया था कि कैसे मात्र 6 से 7 फिल्मों में अक्षय कुमार की, जिनका बजट था 1135 करोड़ रुपए, उन फिल्मों ने कंबाइंड बॉक्स ऑफिस पे मात्र कमाए थे 430 करोड़ रुपए। टोटल लॉस कराया था इंडस्ट्री को 705 करोड़ रुपए का, और घर एज फीस लेके गए थे ओवर 340 करोड़ रुपीस। इन नंबर्स को सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डेस्परेशन रूट कहां से हो रही है। He desperately is in the search. He wants a clean hit, और वो भी उस टाइम पर जब इनकी फिल्में नेशनल कलेक्शंस में ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रही हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे नहीं, बल्कि ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेचने के बाद जो कलेक्शन होगी वो मिला के कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर प्रॉफिट में आता है अक्षय कुमार की फिल्मों में। एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड लुक फॉर अ बॉलीवुड A-lister. I have literally grown up being a fan of Akshay Kumar and I really want him to make a comeback just like every Akshay Kumar fan does. लेकिन कमबैक करने की डेस्परेशन में अक्षय कुमार ये जो शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, अपनी ही फिल्मों को दोबारा से रिक्रिएट, अपना ही पुराना मैजिक दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डाउन द लाइन इनको इररिलेवेंट कर देगी, इनका कमबैक नहीं कराएगी। और ये जो सो कॉल्ड अक्कियंस हैं जो नॉस्टैल्जिया में ही अटके हुए हैं अभी तक, वो पुराने वाला अक्षय कुमार, पुराने वाले अक्षय कुमार की कॉमेडी यही करे जा रहे हैं ना, और इसी में मरे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा शराप है अक्षय कुमार के कमबैक के लिए। इनके चलते अक्षय कुमार के लिए पुरानी अपनी फिल्मों का सीक्वल बनाने का एक पैटर्न बन जाएगा, जो इवेंचुअली डाउन द रोड क्या होगा, मोनोटोनस लगने लगेगा और लोगों को फॉर्मूला ड्रिवन लगने लगेगा, और होगा क्या, बिल्कुल ही भट्टा बैठ जाएगा उन फिल्मों का। एंड हेंस अक्षय कुमार का कमबैक तो छोड़ो, बल्कि आने वाली जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है ना, वो बिल्कुल ही फॉर्मूला ड्रिवन हो जाएंगी, और होगा क्या, अभी तक तो ब्रेक इवन कर रही हैं इनकी फिल्में, वो ब्रेक इवन भी नहीं करेंगी। एंड हेंस आई रियली होप एंड प्रे दैट अक्षय कुमार डज मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक एंड ही चेंजेस हिज कोर्स ऑफ एक्शंस। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में, आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते जाओ। अगली वीडियो आएगी हाउ सलमान खान बिकेम इररिलेवेंट, और उसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो ड्रॉप कर रहा हूं दैट विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड, और उस वीडियो का टॉपिक होने वाला है द कास्टिज्म इन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। मैंने रिसेंटली उस पर काफी रिसर्च करी, काफी डीप डाइव किया, एंड माय फाइंडिंग्स ब्लू माय माइंड, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप मेरी जो नॉर्थ की ऑडियंस है, बिकॉज तेलुगु हमारे भाई बहनों को पता होगा पहले ही क्या होता है वहां पे उनकी इंडस्ट्री में, सिंस ये वहां से हैं, हम लोगों को नहीं पता। अगर आप वो सुनेंगे योर माइंड विल बी ब्लोन। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं कब डालूंगा वो मैं बता दूंगा। तब तक के लिए मामा मिया, लजाने पप्पी, बाय बाय।